टेलीविजन हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम विलन्स आए हैं जिन्होंने ऑडियंस को लिटरली फ्रीज कर दिया हो। गस फ्रिंग, थैनोस और एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था इविल मॉर्टी। वो उस एंडलेस टॉक्सिक से लूप से बाहर आना चाहता था जहाँ रिक्स हमेशा गॉड होते हैं और मॉर्टीज हमेशा उनके स्लेव्स। और उसने वही किया, उसने वो कर्व ब्रेक कर दिया। इट वॉज द परफेक्ट एंडिंग फॉर द परफेक्ट विलन। तो अब जब अडल्ट स्विम ने रिक एंड मॉर्टी सीजन 9 एपिसोड 1 देयर इज समथिंग अबाउट मॉर्टी को ड्रॉप किया तो हर फैन वेट कर रहा था देखने के लिए कि इस सीजन आखिर होता क्या है। उन्होंने इविल मॉर्टी को वापस लाया, उन्होंने रिक प्राइम के ओमेगा डिवाइस को भी वापस लाया और तो और उन्होंने एनिमेशन को एक्सट्रीम्स तक पुश भी कर दिया। एक विजुअल स्टैंड पॉइंट से ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कूल लुकिंग है, लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द राइटर्स मेड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ द शो। उन्होंने अपने सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर को उठा के एक जेलस, पजेसिव आर्च नेमेसिस बना दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंगल एपिसोड ने इविल मॉर्टी के कैरेक्टर आर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेलकम टू पॉप कल्चर, लेट्स रिकॉर्ड रिक एंड मॉर्टी सीजन 9 एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें एक मैसिव रिवील मिलता है। मॉर्टी को पता चलता है कि पिछले कुछ वक्त से उसकी पीठ पीछे रिक सीक्रेटली इविल मॉर्टी से कम्युनिकेट कर रहा है। इविल मॉर्टी अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया है जो रिक प्राइम के मरने के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, दी ओमेगा डिवाइस। एक ऐसी मशीन जो एक बटन दबाते ही इस मल्टीवर्स से किसी भी एक इंसान को गायब कर सकती है हमेशा के लिए। बट द क्वेश्चन स्टैंड्स, इविल मॉर्टी रिक को ब्लैकमेल कर क्यों रहा था? इविल मॉर्टी को रिक से कुछ काम करवाने थे और इसके लेवरेज में उसने रिक को बोला कि अगर उसने वो काम नहीं किए तो वो इस यूनिवर्स की, इस पूरे मल्टीवर्स की सबसे नाइसेस्ट स्मिथ फैमिली को हमेशा के लिए परमानेंटली इरेज कर देगा बाय यूजिंग द ओमेगा डिवाइस जो रिक प्राइम का था। अब रिक चाहे हमेशा सबके सामने कितना भी टॉक्सिक दिखने का ट्राई करे, बट डीप इनसाइड ही केयर्स अबाउट द फैमिली। तो वो चुपचाप इविल मॉर्टी के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और यहाँ से शुरू होता है इस एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, द स्पेक्टिकल। शो के राइटर्स डैन हार्मन और स्कॉट मार्डर को पता था कि अगर वो इविल मॉर्टी को वापस ला रहे हैं तो उन्हें विलेन भी गॉड लेवल चाहिए। Here comes into the picture the collective. The collective एक hive mind entity है, a literal space god. उस सीक्वेंस में जब रिक एंड मॉर्टी टीम अप करके द कलेक्टिव से लड़ते हैं, that has to be one of the best action sequences of the entire series. ये शो हमेशा से अपने sci-fi concepts पे प्राउड रहा है और यहाँ वो श्रोडिंगर और एवरेट की मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस को लिटरली एक प्लॉट वेपन की तरह यूज करते हैं। ओरिजिनल मॉर्टी ये देखकर बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि रिक और इविल मॉर्टी के बीच में एक ऐसी इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री है जो उसके और रिक के बीच में कभी थी ही नहीं। इविल मॉर्टी कम और रिक ज्यादा लग रहा है। और यहीं पर इस एपिसोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें द राइटर्स फॉरगॉट दैट हु इविल मॉर्टी एक्चुअली इज। एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क क्या होता है? एक पॉइंट ए जहाँ कैरेक्टर स्ट्रक है और एक पॉइंट बी जहाँ वो कैरेक्टर इवॉल्व हो जाता है। इविल मॉर्टी का कैरेक्टर आर्क था आज़ादी। वो एक ऐसी रियलिटी में जाना चाहता था जहाँ रिक की डोमिनेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर वो वापस क्यों आया? राइटर्स ने उसको वापस ला करके शो के पूरे फंडामेंटल लॉजिक को ही खराब कर दिया। एपिसोड के मिड पॉइंट तक इविल मॉर्टी रिक को ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वो रिक के साथ हैंग आउट करना शुरू कर देता है। वो एक जेलस सा साइडकिक बन गया है जो प्रूव करना चाहता है दैट ही इज द स्मार्टेस्ट। यहाँ पे राइटर्स ने टेंशन बिल्ड करने का चांस मिस कर दिया। अगर इविल मॉर्टी को वापस लाना ही था तो उसे एक अनटचेबल इविल मास्टरमाइंड की तरह रखना चाहिए था, पर उन्होंने उसे एक फ्रेंडली सा एनिमी बना दिया। लेकिन जस्ट व्हेन यू थिंक कि एपिसोड खत्म हो गया है, रिक एक ऐसी चाल चलता है जो प्रूव करती है कि द स्मार्टेस्ट मैन इन द यूनिवर्स एक्चुअली कौन है। जब इविल मॉर्टी और रिक डिस्ट्रैक्ट होकर द कलेक्टिव से डील कर रहे थे तो रिक ने बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल को रन कर दिया। उसने चुपचाप से द ओमेगा डिवाइस के ब्लूप्रिंट्स को मल्टीवर्स के हर डिमेंशन से इरेज कर दिया। रिक ने अपने ब्लैकमेल लेवरेज को खत्म कर दिया और उसके साथ ही साथ उसने इविल मॉर्टी को ट्रैप भी कर दिया। और जैसे ये रिवील होता है, शो का जॉनरा साई-फाई फिलॉसफी से शिफ्ट होके शोनेन एनिमे की तरफ चला जाता है। जैसे ही रिक का बिट्रेयल सामने आता है, हमें शो की हिस्ट्री का एक बहुत ही विजुअली स्टनिंग फाइट सीक्वेंस मिलता है, द बंकर डायमेंशन। रिक और इविल मॉर्टी नैनो सूट्स पहनकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, लेकिन एक्शन से थोड़ा पीछे हटकर वापस द कलेक्टिव पर आते हैं। जब मैं इस एंटिटी को स्क्रीन पर देख रहा था तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैरेलल मेरे दिमाग में आया। अगर आपने एप्पल टीवी प्लस पे विंस गिलिगन का शो प्लूरिबस देखा है
तो आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी स्पॉट होंगी द कलेक्टिव और प्लूरिबस के प्लॉट के बीच में विद द एंटायर हाइव माइंड कंट्रोलिंग थिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग में जब आप एक हाइव माइंड या एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बनाते हो तो उसका कोर हॉरर क्या होता है? द लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। द कलेक्टिव बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जैसे प्लूरिबस का सिस्टम। मल्टीपल माइंड्स और एंटिटीज को फोर्सिबली एक सिंगल सिस्टम में एक्यूमुलेट करना, जहां इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है और सिर्फ एक कलेक्टिवनेस बचती है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम माइथोलॉजी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें जैसे एंशिएंट इजिप्शियन और ग्रीक माइथोलॉजीज, तो उसमें एक प्राइमोर्डियल सी एंटिटी होती थी जो सबको कंज्यूम करके एक सिंगल कलेक्टिवनेस में कन्वर्ट होना चाहती थी। द कलेक्टिव उसी माइथोलॉजिकल स्टेट पर ऑपरेट कर रहा है और प्लूरिबस की तरह ये ऑडियंस के एक्सिस्टेंशियल ड्रेड को ट्रिगर भी करता है। लेकिन फाइट का कंक्लूजन इज वेयर द टाइम रन्स आउट। बंकर डिमेंशन की फाइट इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि इविल मॉर्टी एक ऐसा डिसीजन लेता है जो उसके कोल्ड और कैलकुलेटिंग कैरेक्टर को बिल्कुल सूट ही नहीं करता। एक अनफेयर एडवांटेज लेके अपने आप को बचाने के लिए वो टाइम को पॉज कर देता है। लेकिन टाइम स्पेस कंटिन्यूम के अपने रूल्स होते हैं। वो जैसे ही टाइम को पॉज करता है पूरे मल्टीवर्स में एक अलार्म सा बज जाता है और यहाँ पे एंट्री होती है श्लीमी पैंट्स और टाइम पुलिस की। वो तुरंत पोर्टल से एंटर करके बंकर डिमेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इविल मॉर्टी ने 4D टाइम डिमेंशन के लॉस को वायलेट करा है। एपिसोड एंड होता है क्लिफ हैंगर पे जहाँ इविल मॉर्टी को टाइम पुलिस घसीट के टाइम प्रिजन में ले जाती है और रिक वहीं खड़ा रह जाता है। तो ये एपिसोड कैसा था? For me, visually it was a 9 out of 10. The collective का डिजाइन और sci-fi tropes को mythological scale पे पुश करना ब्रिलियंट था। लेकिन नरेटिवली उन्होंने इविल मॉर्टी की लेगेसी के साथ खिलवाड़ किया है। एक गॉड लेवल मास्टरमाइंड इंसान को पहले एक क्लिंगी सा साइडकिक बनाया रखा और फिर उसे एक नॉर्मल से टाइम प्रिजन में डाल दिया। अब सीजन 9 के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इविल मॉर्टी टाइम प्रिजन को एस्केप करके अपने रूथलेस और पुराने वाले कैरेक्टर में वापस आ पाएगा, या ये राइटर्स का तरीका था उसे स्टोरी से टेम्पररी हटाने के लिए? आपका इस एपिसोड के बारे में क्या सोचना है? इविल मॉर्टी का कैरेक्टर आर्क बेकार हो गया या ये नई डायरेक्शन सही जा रही है? अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर ये एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज युवान फ्रॉम पॉप कल्चर्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।